Question number 51. With reference to the Indian polity, consider the following statements. An ordinance can amend any central act. An ordinance can abridge fundamental right. An ordinance can come into effect from backdate. अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, an ordinance can amend any central act. अब चलो देखते हैं। देखो एक ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस इज ए टेम्पररी लॉ फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। ओके, तो व्हेन कैन प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डिनेंस? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, व्हेन इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है या फिर कुछ इमीडिएट एक्शन चाहिए तभी जाके प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। देखो अंडर आर्टिकल 123 ये प्रेसिडेंट को पावर है एंड अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर को पावर है। यहाँ पर देखो गवर्नर को कहाँ पावर है, व्हेन स्टेट लेजिस्लेशन नॉट इन सेशन एंड व्हेन इमीडिएट एक्शन इज नीडेड। देखो प्रेसिडेंट में देखो ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीड कौन है, पीएम। दैट मींस अगर पीएम बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि ऑर्डिनेंस पास कियो तो करेंगे वो उस सिचुएशन में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डिनेंस नॉट मीन फॉर रूटीन गवर्नेंस, इट शोज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर ड्यूरिंग रिसेस। ये रिसेस क्या है, अब दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो पार्लियामेंट्री जो सेशन होता है ना, वन सेशन टू अदर सेशन के बीच में जो गैप होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कितना गैप होना चाहिए, 6 मंथ्स मैक्सिमम। ओके, इतना तो गैप नहीं होता है क्योंकि हमारा 3 सेशन होते हैं और मैक्सिमम वन मंथ का गैप ही होता है। तो ये मान लो ये रिसेस में पीरियड में है तो उस टाइम में ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब चलो सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। अब देखो सेंट्रल एक्ट क्या है, यहाँ पर देखो a central act is a law made by the parliament. Okay, under article 123 the president of India can issue ordinance that amend, repeal and add provision to any existing central act. central act के साथ constitutional amendment act confuse मत होना। central acts means law made by the parliament. Okay, that means according to article 123 president of India can issue ordinance, okay, which adds, repeal or amend any existing central act. That means the statement 1 is right, can amend any central act. Then statement 2, an ordinance can abridge a fundamental right. अब क्या दिया है, फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकता है ऑर्डिनेंस। यहाँ पर देखो लिमिटेशंस क्या है ऑर्डिनेंस के, कैन नॉट वायोलेट फंडामेंटल राइट, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस, चाहे प्रेसिडेंट हो। यहाँ पर गवर्नर का लिमिटेशन क्या है, गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस विदाउट प्रेसिडेंट्स परमिशन इफ इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंट्स असेंट, इफ इट शुड हैव रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, इफ इट कॉन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ। ये तीनों कंडीशन में प्रेसिडेंट बिना गवर्नर बिना प्रेसिडेंट के परमिशन में ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। अब देखो मेरा नोट में मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ पर ऑर्डिनेंस लिखा है ना, ऑर्डिनेंस दिस इज अ टेम्पररी लॉ when any one house that means लोक सभा हो या राज्यसभा हो और both house not in session तभी जाके ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है। then president satisfaction is justiciable। then उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है ऑर्डिनेंस ऑन दो सब्जेक्ट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट में ही लॉ मेकिंग कर सकते हैं उसी सब्जेक्ट में ही ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। सेम लिमिटेशन एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लिमिटेशन भी सेम है। मैक्सिमम लाइफ क्या है ये याद रखना, मैक्सिमम लाइफ है एक ऑर्डिनेंस का 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। 6 मंथ्स क्यों है, क्योंकि 6 मंथ्स का गैप है ना, इसीलिए। मान लो एक सेशन से दूसरा सेशन 6 मंथ का गैप हो गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या है ना, उनको 6 वीक्स टाइम दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। एक सेक्शन बैठ गया उस सेशन में अप्रूवल के लिए 6 वीक्स मिलेगा कि 6 वीक्स के अंदर इसको अप्रूवल करो। यहाँ लिखा है ना मस्ट अप्रूव विद इन 6 वीक्स बाय द पार्लियामेंट, इफ नो देन सीज्ड, ये ऑर्डिनेंस सीज हो जाएगा, समझ रहे हो। प्रेसिडेंट कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम, कौन विथड्रॉ कर सकता है, प्रेसिडेंट। देन ऑब्वियसली देखो प्रेसिडेंट विथड्रॉ करेंगे मतलब पीएम ही उनको बोलेंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे, हु इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम। पीएम ही बोलेंगे कि विथड्रॉ कर दो, विथड्रॉ कर लेंगे। देन देखो मेकिंग ऑर्डिनेंस इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, ये याद रखना, नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर। विथड्रॉल ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो यहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय
पीएम। कम इनटू इफेक्ट बैक डेट, यहाँ पे क्या पूछा है? ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट इन बैक डेट, यस, ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट, कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट वायोलेट फंडामेंटल राइट। देखो जब आपके नोट से ही क्वेश्चन आता है ना यूपीएससी का, तो बहुत अच्छा लगता है। अब चलो, ये हो गया आप लोगों का। अब देखो ये केस है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट सेड रीप्रomulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस रिपीटेडली इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, देन ऑर्डिनेंस इज नॉट पैरेलल लॉ मेकिंग मैकेनिज्म। लॉ मेकिंग कौन करते हैं? लेजिस्लेचर्स। दैट मींस वो लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दो लॉ मेकिंग के लिए। आप सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही आप ये टेम्पररी लॉ इशू कर सकते हो। चलो, इसका आंसर क्या हो गया? ऑर्डिनेंस कैन एवरेज फंडामेंटल, नो, ये कैंसिल होगा, सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 होगा। अब देखो 52, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे देखो क्या पूछा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा के बारे में पूछा है। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पूछा है। देखो ये कहाँ से आया है? क्वेश्चन आया है इंटरस्टेट रिलेशन से, सॉरी, ये आया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से। समझ रहे हो? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 3 यहीं से आया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 को, क्योंकि देखो अरुणाचल प्रदेश कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। ये आप ना, ये जनरल स्टेट मतलब जनरल नॉलेज है, ये मतलब पॉलिटी से बाहर भी हो सकता है। अगर ये दो स्टेटमेंट है, नागालैंड और त्रिपुरा, ये दोनों ही आया है। अगर ये जनरल नॉलेज आपको होता तो अरुणाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन आपको हो जाता। चलो देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश लिखा है द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट। अब दिखाता हूँ नोट में आपको। देखो अरुणाचल प्रदेश विकिपीडिया में जाओ डायरेक्ट, यही आता है। ईटानगर derives its name from ईटा फोर्ट, फोर्ट ऑफ ब्रिक्स। समझ रहे हो? कौन सा डायनेस्टी है? जितारी डायनेस्टी। ईटा फोर्ट, सिंपल है। द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर ईटा फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। सेम विकिपीडिया में देखो, यहाँ पर नीचे लिखा है अरुणाचल प्रदेश 3 टाइगर रिजर्व्स। ओके, नमदफा टाइगर रिजर्व, मॉलिंग एंड पाके टाइगर रिजर्व। उन दो तीनों में से नमदफा और मॉलिंग ये दोनों नेशनल पार्क्स हैं, कंफ्यूजन मत होना। टाइगर रिजर्व को बाद में नेशनल पार्क अनाउंस किया गया है, पाके को नहीं किया गया है। तो दो ही है ना, नमदफा नेशनल पार्क, ये भी नेशनल पार्क, दो, ये टाइगर रिजर्व सिर्फ है। समझ रहे हो? तो दो ही नेशनल पार्क हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अब चलो नागालैंड। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? नागालैंड, ओके, तो नागालैंड में क्या लिखा है? Nagaland statehood and late 20th century. The Nagaland attained statehood with the enactment of the State of Nagaland Act 1962 by the Parliament. Okay, this is the Act of Parliament, not by Constitutional Amendment Act. That means ये गलत होगा। अब चलो त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में क्या लिखा है? इनिशियली ए पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम ए सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटोरी। देखो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटोरी दैट मीन्स क्या है? ये यूनियन टेरिटरी with the reorganization of states in 1956 and later attained status of full-fledged state। बाद में स्टेटहुड मिला, पहले पार्ट सी में था। ओके, देन पार्ट सी में आने के बाद सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बना। किससे बना? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 के एक्ट के थ्रू। देन फुल फ्लेज्ड स्टेट बाद में हुआ। ये पूछा है ना, देख लेते हैं। अब देखो त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सेम विकिपीडिया से लिया हूँ। Maharani Regent of Tripura signed the Tripura merger agreement on 9th of September 1949, making the Tripura part C state। लिखा है ना, making the Tripura part C state। It became a union territory। It became a union territory। Union territory is centrally administered territory। Then देखो without a legislature in November 1956। नवंबर 1956 क्या हुआ था? यही तो है, reorganization of state 1956 लिखा है ना यहाँ पर। Then later attained the status of full-fledged state। देखो यहाँ पर लिखा है full statehood was conferred in 1971 by Northeastern Area Reorganization Act 1971। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? 2024 में आपको एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971।
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 जब हुआ था ना, ओके, उसी डेट में देखो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन 1971, ये एक साथ ही ये दोनों का रिलेशन है, तो इसीलिए आपको पूछ लिया नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। अगर आप 2024 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 देख लेते, क्योंकि में डायरेक्टली सर्च करते, तो ये आ जाता आपका त्रिपुरा का क्वेश्चन, आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पूछा था, ये क्या है? बाउंड्री रिफॉर्म है ना, रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये सब रिलेटेड हैं, पढ़ लेना इस बार। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन 1971, देखो यहाँ पर दिया है डायरेक्टली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, कहाँ से हुआ है? नॉर्थ एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। यहाँ पर देखो, वही फुल प्लेज स्टेटस वहीं से मिला है उसको, तो ये दोनों ठीक हो गया, ओनली टू होगा। ओके, नागालैंड नहीं होगा, मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे, क्या बोला हूँ? नागालैंड इज थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट, नागालैंड एक्ट 1962। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 क्या पूछा है? द इंटरस्टेट काउंसिल एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? इंटरस्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल इज डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत इंटरस्टेट रिलेशन, चैप्टर देख लेना, सेंटर स्टेट रिलेशन, उसके बाद है इंटरस्टेट रिलेशन। इंटरस्टेट रिलेशन इंपोर्टेंट है, मैं आपको मेरे वीडियो बनाए हूँ लक्ष्मीकांत से, कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है और कौन सा स्किप करना है उसको देख लेना। मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बोला हूँ, इंटरस्टेट रिलेशन को, ये बार बार पूछता रहता है यूपीएससी, वहीं से डायरेक्टली आया है। अब देखो इंटरस्टेट काउंसिल ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, तो उस हिसाब से देखोगे तो ये इंपोर्टेंट है। और जो जोनल काउंसिल है, ये अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 जब यूपीएससी ने क्वेश्चन सेट किया था ना, उसको याद आया कि और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जोनल काउंसिल के बारे में। अब देखो इसको डायरेक्टली आपको कैसे मिलेगा, देखो इंटरस्टेट काउंसिल पूछा ना, इंटरस्टेट काउंसिल यहाँ पे देखो, डायरेक्टली मैं वेबसाइट में गया इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट में, देखो इंटरस्टेट काउंसिल यहाँ पे है, यहाँ पे देखो जोनल काउंसिल है, ये कमीशन भी देख लेना, रिलेटेड कमीशन। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 कहाँ कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन से है, दैट मीन्स, सॉरी, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों को? हाउ मेनी ऑफ द एबव were established as per the provisions of the constitution, as per the provisions of the constitution means कोई आर्टिकल के थ्रू ये क्या हुआ है, हम एस्टेब्लिश हुआ है क्या, यही पूछा है ना आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हुआ है क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्टली लिखा है आर्टिकल 263 के थ्रू हुआ है, थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जोनल काउंसिल में क्या लिखा है, जोनल काउंसिल क्रिएटेड बाय पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रिलेशन एक्ट, ये एक्ट के थ्रू हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल के थ्रू नहीं हुआ है, समझ रहे हो? दिस इज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, देन दिस इज एडवाइजरी बॉडी, कौन? जोनल काउंसिल, डायरेक्टली वेबसाइट में दिया होगा, इंटरेस्टेड काउंसिल सेक्रेटरी को वेबसाइट चला जाना, डायरेक्टली दिया है फ्रंट में, जो जोनल काउंसिल क्या है, यहीं से क्वेश्चन पिक कर लिया है। और एक बात देखो, सरकारिया कमीशन इंपोर्टेंट है रिलेशन टू इंटरेस्टेड काउंसिल, यहाँ पर क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन, ओके, लिखा है ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही हुआ है हमारा इंटरेस्टेड काउंसिल। अब चलो और क्या लिखा है, और लिखा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, देख लेते हैं उसको भी, देख लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। देखो इंटरेस्टेड काउंसिल यहाँ पर आ गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ गया? और नीचे है, देखो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बॉडी, दैट मीन्स इज एग्जीक्यूटिव बॉडी established by the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on 1998। ब्रजेश मिश्रा थे फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है देख लेना, ओके। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ओके, तो ओनली वन होगा। अब देखो जोनल काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू है, दिस इज एग्जीक्यूटिव बॉडी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए सिर्फ ओनली वन होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्या दिया है?
The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of the state acts in his or her own discretion. That means governor's discretion के बारे में पूछा है। अब देख लेते हैं एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि नहीं। चलो देखो स्टेटमेंट वन क्या दिया है, वन दिया है the constitution explicitly mentions that in certain spheres the governor acts in his own discretion. Article 163 allows the governor of India to act in his discretion in certain matters. For example, reservation of bills for president in some special responsibilities like tribal areas in certain states. Though not exhaustively listed, discretionary power is explicitly recognized. That means, yes, the option one is right. The Constitution of India explicitly mentions that in certain sphere, governor of a state acts in his own discretion. Okay. अब देखो ऑप्शन टू में क्या दिया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन his or her own reserve a bill passed by the state legislature लिखा है। ओके, his क्या लिखा है, कैन on his own reserve the bill passed by the state legislature for his consideration without it being forwarded by the governor of the state। डायरेक्टली हो जाएगा क्या विदाउट गवर्नर, देख लेते हैं। देखो only the governor can reserve a state bill for the president's consideration। क्यों? Because governor is the gatekeeper for state's bill to the president। जो भी state's bill है अगर प्रेसिडेंट के पास जा रहा है तो गवर्नर के थ्रू ही जाएगा। समझ रहे हो, यही है। और क्या लिखा है, प्रेसिडेंट कैन नॉट डायरेक्टली टेक ए स्टेट बिल विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर बिकॉज प्रेसिडेंट हैज नो सुओ मोटो पावर। समझ रहे हो, जो भी स्टेट बिल है गवर्नर के थ्रू ही जाएगा। तो ये कैसे ऑन हिज ओन रिजर्व कर लेंगे, रिजर्व ए बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर कंसीडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। ये रॉन्ग होगा, बस खत्म, ऑप्शन वन इज राइट। अब चलो क्वेश्चन है 55। ये देखो दिस इज ए लो हैंगिंग फ्रूट। ओके, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली पूछा है। अगर ये आप छोड़ के आओगे तो कोई और सही कर लेगा, यहीं पे 2 मार्क उसका वो आपसे ज्यादा मिल जाएगा उसको। अब क्या करोगे फिर, देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, रीच हेरिटेज एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज। ओके, अब चलो दिखाता हूँ ये कैसे मेरे डायरेक्टली नोट से है, दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं कोई भी सोर्स नहीं लिया हूँ, डायरेक्टली नोट से दिखाता हूँ। देखो ये डीपीएसपी है। ओके, डीपीएसपी में चलो आर्टिकल 50, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। यहाँ पर क्या पूछा है, सेपरेशन जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। डायरेक्टली दिया है, डीपीएसपी से मैच कर रहा है क्या, यस मैच कर रहा है। अब चलो नेक्स्ट क्या पूछा है आप लोगों को, देखो फंडामेंटल राइट क्या है, आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 नंबर स्टेटमेंट देखो, प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन फैक्ट्रीज, फंडामेंटल राइट, यस फंडामेंटल राइट। देन क्या लिखा है, वैल्यू प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज, देख लेते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज। ये देखो फंडामेंटल ड्यूटी में आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखना है। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 11 के बीच में जितना भी है ना सब शॉर्टकट में लिख लो, एक नोट बना लो छोटा सा, बस खत्म। देखो 6 नंबर पॉइंट क्या है, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, प्रिजर्व रिच हेरिटेज। यहाँ पे लिखा है ना प्रिजर्व रिच हेरिटेज फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटी, यस इट्स मैथ्स। अब देखो ये शॉर्ट नोट है, कितना शॉर्ट नोट, कितना छोटा नोट है जानते हो, ये बहुत छोटा है। मैं सिर्फ इसको एग्जाम से पहले ही देखता हूँ। देखो फंडामेंटल राइट, EF RCC, इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल रेमेडीज, ओनली टू सीजन क्या है 15 16 19 29 30। देखो 15 16 उसके बाद 29 30 और 19 को बीच में ऐड कर दो, बस खत्म, ओनली टू सिटीजन। यहाँ पर देखो आर्टिकल 24 पूछा है ना, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पर देखो डीपीएसपी का ये आर्टिकल 50 क्या पूछा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टली कोड वर्ड लिखो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो शेड्यूल कैसे लिखा हूं मैं, 1 to 12 जितना भी शेड्यूल है कितना लिखा हूं। देखो आपको 5th शेड्यूल पूछता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ट्राइबल एरियाज। देखो 7th शेड्यूल क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन 3 लिस्ट। देन 8th शेड्यूल क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th क्या है, लैंड रिफॉर्म। 10th क्या है, एंटी डिफेक्शन। 11th क्या है, पंचायत। 12th क्या है, म्युनिसिपैलिटी। खत्म, इतना में खत्म करो। देखो आर्टिकल 19 में क्या लिखा, समर्थ
कोड वर्ड है समर्प। समर्प मीन्स स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। बस खत्म। ऐसे आप लोगों को शॉर्ट नोट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 56, with reference to the constitution of India, if an area in a state, एरिया इन ए स्टेट पूछा है, इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल। डायरेक्टली दे दिया कि फिफ्थ शेड्यूल के अंडर कोई अगर स्टेट का कोई एरिया अगर डिक्लेयर हो रहा है शेड्यूल एरिया, तो ऑप्शन में क्या दिया है, द स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर। स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्जीक्यूटिव पावर लॉस करेगा क्या इन सच एरिया, एंड ए लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि रॉन्ग है। इसका फिर भी दिखा देता हूँ आपको आंसर। देखो, दिस इज ए नोट। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया, सिक्स रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज। यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ ए शेड्यूल एरिया और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। ओके, स्टेट रिलेटेड जो भी है प्रेसिडेंट को गवर्नर का कंसल्टेशन चाहिए। देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल एरियाज। यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड टू शेड्यूल एरियाज। यहाँ पर क्या दिया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लॉसेस। तो कैसे हो जाएगा सही, एक्चुअली सही क्या है ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड होता है उस शेड्यूल एरिया को, गवर्नर टू सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, देन सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट। ओके, ये सिंपल सिंपल इतना ही समझो। एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होता है शेड्यूल एरिया के लिए। यहाँ पर क्या लॉसेस दिया है ना, ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर लोकल बॉडी का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ होता तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता लोकल बॉडीज के बारे में। यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये रॉन्ग है, समझ रहे हो, नोट भी नहीं किया हूं मैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली आया है लोकल गवर्नेंस से। ये जो क्वेश्चन आया है पॉलिटिकल लोकल गवर्नेंस चैप्टर, देखो वहां पे फिफ्थ शेड्यूल है, वहीं से आया है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सच एरिया। देखो, यूनियन गवर्नमेंट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा क्या सच एरिया अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ये आपको जानबूझ के ऐसे दिया है कि ये सही मार्क क्या होगे। अब पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो देखो, there is no provision under fifth schedule that allows the union government to take over the total administration of the schedule areas। कोई भी प्रोविजन नहीं है फिफ्थ शेड्यूल में कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगा। इंस्टेड गवर्नर is empowered to direct that any particular act of the parliament or state, any particular act of the parliament or state legislature does not apply to the schedule area or apply with specified modification and expectations। देखो क्या दिया है, गवर्नर इज एम्पावर टू डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर to does not apply to schedule areas of if apply then with specified modification and exceptions। एक्सेप्शनल केस में और स्पेशल मॉडिफिकेशन केस में हो सकता है। ओके, गवर्नर को एम्पावरमेंट मिला है, प्रेसिडेंट को नहीं मिला है। यूनियन गवर्नमेंट टेक एक्शन टोटल नहीं है, ये रॉन्ग है। ओके, दिस इज रॉन्ग। अब चलो क्वेश्चन नंबर 57। देखो, ये लिखा है कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, कोयर बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, मैच करने के लिए बोला है, मैच द फॉलोइंग, जो करेक्टली मैच होगा वही आंसर होगा। अब देखो, यूपीएससी ने 2022 में पूछा था टी बोर्ड के बारे में, इज टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, वैसे ही पूछा था, हेडक्वार्टर, ये सब पूछा था। तो वहां से टी बोर्ड पूछ लिया। अब देखो 2025 में आप लोग को ऑटोमोटिव बोर्ड, कोयर बोर्ड, ये सब पूछ लिया। अब देखते हैं नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, डायरेक्टली सर्च करो गूगल से। देखो, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड अगर सर्च करोगे डायरेक्टली आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो दिस मैचेस विद मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। देन कोयर बोर्ड, देखो देखो यहाँ पर लिखा है हिंदी में कोयर बोर्ड। कोयर बोर्ड क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली मैच हो रहा है। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर देखो, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन वाज सेटअप in 1995 under Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry। क्या काम है इसका, फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड डाटा।
क्या लिखा है, ट्रेड डाटा कलेक्शन के लिए। अब देखो ये तो हो गया आप लोगों का थ्रू नॉलेज। अब देखो आपको कैसे इसको थ्रू इंटेलिजेंस गेस करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हो दिखाता हूँ, विदाउट नोइंग एवरीथिंग। देखो अगर आपको पता है कि कॉयर बोर्ड का मतलब, कॉयर मतलब कोकोनट हस्क है। अगर आप कोकोनट हस्क के बारे में जानते हो, क्या कोकोनट हस्क इज हैवी इंडस्ट्री? क्या आपको लगता है कोकोनट का जो हस्क का इंडस्ट्री होगा एक हैवी इंडस्ट्री होगा? नहीं होगा ना। थोड़ा जनरल नॉलेज मतलब सोचो आप लोग, नहीं होगा ना। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री होगा। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गया वैसे ही। तो ये हैवी इंडस्ट्री नहीं होगा। अगर ये हैवी इंडस्ट्री नहीं होगा और ऑप्शन 2 है, इन दोनों में से कौन सा हैवी इंडस्ट्री होगा ये देख लो। और उससे पहले अब देखो ट्रेड इंफॉर्मेशन, क्या आपने पॉलिटी में जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। बस ट्रेड कॉमर्स है तो ट्रेड एक साथ ज्वाइन कर लो, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स यही तो है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड क्या देगा, ट्रेड डाटा कर ये कलेक्शन करेगा, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स इंडस्ट्री क्या करेंगे, ट्रेड रिलेटेड ही तो काम करेंगे। ये मैच हो गया यहाँ से। अब देखो ऑटोमोटिव बोर्ड, ऑटोमोटिव बोर्ड इज ए हेवी इंडस्ट्री, ये आपको पता है। ये जनरल नॉलेज से सॉल्व हो सकता है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, नॉन ऑफ द अबव। ओके देखो 2022 में टी बोर्ड पूछा था इसलिए पूछ लिया। अब दिस ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये बोर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2026 में नहीं पूछेगा। फिर भी देख लेना एक बार। ये नहीं देख सकते तो यहाँ से देख लो कि हैवी इंडस्ट्री में और क्या क्या इंडस्ट्री जाते हैं, और ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का क्या लिमिटेशन से देख लेना। ओके देन कमर्स इंडस्ट्री के बारे में देख लेना, ये बोर्ड मत देखना, ये देख लेना मिनिस्ट्रीज के अंदर और क्या क्या मतलब डिपार्टमेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 में क्या लिखा है, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल। देखो सेवन शेड्यूल 2025 में पूछा है, सेवन शेड्यूल 2024 में पूछा है, सेवन शेड्यूल 2023 में भी पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हो ना। सेवन शेड्यूल के रिलेटेड जो भी है सब पढ़ो, मत छोड़ो। 2026 में पूछ सकता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछ भी सकता है। क्या लिखा है लिस्ट वन, ये लिखा है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। ये पूछा है फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट with respect to which of the above ratification by the legislatures of not less than one half of the state is required before presenting the bill to the President of India for assent. That means ratification by the legislature चाहिए, one half चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। तो इनमें से कौन सा है? ओके अब देखो पढ़ते हैं। देखो when is state ratification required। देखो स्टेट का रैटिफिकेशन कब चाहिए, अंडर आर्टिकल 368। मैं आपको बोला था आर्टिकल 368 इज इम्पोर्टेंट, हमेशा पूछता है, 2024 में पूछ लिया था। अंडर आर्टिकल 368 certain constitutional amendments need approval by at least half of the state legislatures. These include federal structure, then list of seven schedule, executive powers and union and states, election of the president, supreme court and high court। अब देखो ऑप्शन वन में क्या पूछा है आप लोगों को, वहां पे यूनियन लिस्ट पूछा है। यूनियन लिस्ट में एनी चेंज इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट अफेक्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर, यस और नो? यस। कोई भी चेंज करो यूनियन लिस्ट है फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। दैट मीन्स दिस रिक्वायर्स रेटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है ना फेडरल स्ट्रक्चर और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में अगर अफेक्ट कर रहा है तो स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। देन ऑप्शन 2 में क्या दिया है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर किसका है, रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अगर सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रिलेटेड है एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू स्टेट्स, दैट मीन्स दिस रिक्वायर्स रेटिफिकेशन। देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ओके देन कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। देखो गवर्नर्स ऑफिस जो है ना, कंडीशंस लाइक सैलरीज टेन्योर ये सब है, तो दैट डू नॉट अफेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके सो स्टेट रेटिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। देखो रैटिफिकेशन नीडेड व्हेन फेडरल बैलेंस इज अफेक्टेड एंड नॉट नीडेड फॉर इंडिविजुअल पोस्ट लाइक गवर्नर कैग, ये सब के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2 होगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ओके
देन देखो क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर क्या पूछा है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर। दैट मीन्स गवर्नर का इम्यूनिटी के बारे में पूछा है। क्वेश्चन कहाँ से आया है, गवर्नर्स इम्यूनिटी पावर। अब थर्ड ऑप्शन देखो, दिया है मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनका भी प्रिविलेज के बारे में पूछा है, गवर्नर्स इम्यूनिटी एंड लेजिस्लेटर्स प्रिविलेज। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे, the governor is not answerable to any court for the exercise and performance of powers under Article 361. The governor of India enjoys immunity from the court proceedings for official acts. Okay, only for official acts. याद रखना, इसको याद रखना, official acts के. Courts cannot question him personally for those acts. Then no criminal proceedings shall be instituted or continued against governor during term of office. ये important है, during term of office. Okay. Under Article 361, no criminal proceedings during tenure and no arrest or imprisonment. अब दोनों का ऑप्शन हो गया, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट एंड गवर्नर्स नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज ऑफिस। अब देखो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देखते हैं। Members of state legislatures are not liable to any court proceedings for anything said within the house. Anything said within the house. Under Article 194, members enjoy legislative privilege. उनको क्या मिलता है, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज मिलता है, सिमिलर टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है, आर्टिकल 105। ओके, देखो आर्टिकल 361, आर्टिकल 194, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स। अब देखो ये तीनों के तीनों सही होंगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 60, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली 2019 में पूछा था। ओके, डायरेक्टली दिया था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटर। अगर आप अपना नोट बना लेते, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, देखो सिर्फ अबाउट अस यहीं से क्वेश्चन सेट हुआ है। देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन 31 मार्च 2006। इसको छोड़ दो। अब देखो इसका फर्दर the act, the board has also been mandated to regulate, क्या regulate करेगा, refining, processing, storage, distribution, transportation, marketing, sale of petroleum and petroleum product and natural gas। क्या लिखा है, रिफाइनिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, सेल ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस। यहाँ पर क्या दिया है, देखो रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखो रिफाइनिंग और स्टोरेज दिया है, मार्केटिंग एंड सेल दिया है। देखो रिफाइनिंग देख रहे हो, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड सेल, है कि नहीं, ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, डायरेक्टली दे दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नो, प्रोडक्शन नेचुरल गैस, नो। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा है ना, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो ओनली टू ऑप्शंस आर राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है, देखो फ्रॉम इकोनॉमी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया है 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट दिया है 60,000 करोड़, देन गवर्नमेंट बोरोइंग दिया है 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 6,000 करोड़। क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रेवेन्यू डेफिसिट पूछ लिया है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अगर ये आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपका नहीं होगा, अगर फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा। देखो इसका सोर्स मैं बताता हूँ, आपका एक है बुक है इंडियन इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स बाय शंकर गणेश, वो शंकर गणेश पढ़ो, 61 नंबर क्वेश्चन और 65 ये दोनों डायरेक्टली हो जाएगा। मेरा भी कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हुआ है, समझ रहे हो। अब चलो देखते हैं। देखो आपका पहले क्वेश्चन क्या दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया है 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दिया है 60,000 करोड़, 80,000 माइनस 60,000 डायरेक्टली 20,000।
ऑप्शन वन इज राइट। समझ रहे हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखो, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? डायरेक्टली वही करो, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीव्ड, हो गया 20,000 करोड़। अब देखो फिजिकल डेफिसिट देखते हैं। अब फिजिकल डेफिसिट कहाँ पे? यहाँ पे देखो, फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर से आपको क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, इसको ही करना है। देखो फिजिकल डेफिसिट क्या है ना, सिंपली दिस इज अ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। ओके, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर आप लोग देखो, गवर्नमेंट बोरोइंग दे दिया 10,000 करोड़, यहाँ डायरेक्टली दे दिया है कि गवर्नमेंट बोरोइंग 10,000 करोड़। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दे दिया 10,000 करोड़ में, दिस इज द फिजिकल डेफिसिट। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, सिंपली इट इज अमाउंट ऑफ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज लोन बाय द गवर्नमेंट। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट और लोन बाय द गवर्नमेंट सेम है ना? हमें डायरेक्ट दिया है, देखो द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग 10,000 करोड़। इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। अगर नहीं होगा तो आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? देन प्राइमरी डेफिसिट पूछा है, 4,000 करोड़ है कि नहीं देख लेते हैं। देखो नीचे देखो, प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना निकला है, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट दे दिया है यहाँ पे 6,000 करोड़। 10,000 माइनस 6,000 कितना हुआ, 4,000। तीनों सही है। समझ रहे हो? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन ना आराम से 1 मिनट में हो जाएगा आप। समझ रहे हो? अब चलो, और शंकर गणेश का बुक देख लेना। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INSTC। INSTC क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अच्छा, ये एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अच्छा, देख लेते हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। द इकोनॉमिक टाइम्स में एक क्वेश्चन आया था 2024 में, द ट्रेन फ्रॉम रसिया, हाउ ए न्यू रूट कैन चेंज थिंग्स फॉर इंडिया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम रसिया हैज सेंट 2 ट्रेन्स laden with coal to India via इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के थ्रू भेज रहा है भाया ईरान। बस अगर ईरान इतना ही देख लोगे, यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ईरान है, देख रहे हो? तो आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अगर नहीं है फिर भी देख लेते हैं। दिस इज ए मल्टी मॉडल रूट। वाई मल्टी मॉडल? मल्टी मोड मीन्स रेलवे, रोड एंड सी पोर्ट फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू मुंबई। अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है एस्टब, यहाँ पर देखो अबाउट INSTC देख लेते हैं। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2000 में, इन सेंट पीटर्सबर्ग बाय ईरान, रसिया एंड इंडिया। ओके, ये देखो रूट, देखो यहाँ पर देखो, जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये स्वेज कैनाल रूट है, जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये स्वेज कैनाल रूट है। ये INSTC रूट यहीं से है, देखो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके यहाँ से देखे आपका ईरान, छाबार पोर्ट, छाबार पोर्ट से मुंबई पोर्ट आके आएगा। समझ रहे हो? अब मेंबर्स भी देख लेते हैं। देखो 13 मेंबर्स ऑफ INSTC, ये मेंबर्स देख लेना, कहीं पूछ लेगा 2026 में। इंडिया, ईरान, रसिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की एंड यूक्रेन, बेलारूस, ओमान एंड सीरिया। यूक्रेन है, बेलारूस है, ओमान एंड सीरिया है। बुल्गारिया क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट है। समझ रहे हो? ये हो गया। अब देखो, और एक न्यूज आया है 2025 प्रीलिम के बाद अक्टूबर में, राष्ट्र अस्तारा रेलवे डील टू कंप्लीट INSTC कॉरिडोर। अगर यूपी से आपको पूछ लेगा, राष्ट्र अस्तारा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू क्या है, रिलेटेड टू दिस INSTC कॉरिडोर। समझ रहे हो? कनेक्टिंग इंडिया, ईरान एंड रसिया, ये पूछ सकता है। अब चलो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो आपका डायरेक्टली हो गया कि इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप। देखो यहाँ पे चाइना को डायरेक्टली क्रॉस करो, अजरबैजान को डायरेक्टली क्रॉस करो, और साउथ ईस्ट क्या जाएगा, ये सेंट्रल एशिया का बात हो रहा है, और सेंट्रल एशिया और ईरान दिया है, मतलब डायरेक्टली आप यही क्लिक करो, बस खत्म। देखो ईरान यहाँ से दिया है डायरेक्टली क्वेश्चन। समझ रहे हो? ये एक्चुअली करंट अफेयर बेस नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है। देखो ये 2000 में ही एस्टेब्लिश हुआ था, तो करंट अफेयर कैसे हो गया? करंट अफेयर नहीं है ये।
2024 में देखो क्वेश्चन नंबर 88 चले जाना, सेट है। यहाँ पर आपको हिंट्स दिया था यूपीएससी कि मैं पूछ लूंगा, पढ़ लो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, इथेनॉल के बारे में दिया है, इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में दिया है। ब्राजील एंड अमेरिका, ओके। The former produces more ethanol than the latter. Former means Brazil produces more ethanol than America. देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, एनुअल फ्यूल इथेनॉल प्रोडक्शन बाय द कंट्री। देखो यूएसए नंबर 1 है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन 52% है। ब्राजील कितना है? सिर्फ 28% है। इंडिया कितना है? 5%। क्रॉसिंग यूरोप, 2023 से क्रॉस कर लिया है यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को, समझ रहे हो? हमारा सिर्फ 5% शेयर है ग्लोबल मार्केट में। ओके, यूनाइटेड नेशंस का जो यूएस का देखो डोमिनेंट है, पूरा 52% शेयर है इथेनॉल प्रोडक्शन का। तो ये गलत हो गया आपका। ब्राजील प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल, नो, ब्राजील 28%, अमेरिका 52%, दैट मीन अमेरिका प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन ब्राजील। ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर कैन इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील। देख लेते हैं, पूछा है कि यूएसए में कॉर्न यूज होता है और ब्राजील में शुगर कैन। देख लेते हैं, सीधा विकिपीडिया जाओ, देखो क्या लिखा है। ब्राजील में क्या लिखा है, ब्राजील लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल बायोफ्यूल प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, इथेनॉल फ्यूल फ्रॉम शुगर कैन। सिंपली विकिपीडिया में दे दिया है। अब यूएसए देखो, यूएसए में क्या लिखा है, डायरेक्टली यहाँ पर यहाँ ही दिया, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। कॉर्न इथेनॉल, देख रहे हो, छोटे छोटे अक्षर में लिखा है कॉर्न इथेनॉल, दैट मीन्स प्रोडक्शन फ्रॉम कॉर्न। ये सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो अब यूपीएससी आपको क्या पूछ सकता है, आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है देयर आर मेनी प्रोमिजिंग क्रॉप्स फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन दैट आर गेनिंग इन पॉपुलैरिटी। अमंग दिस क्या है, एल्गी है। ओके, अमंग दिस एल्गी है, मिस्कैंथस है, स्विच ग्रास है और शुगर कैन है। देखो शुगर कैन तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन स्विच ग्रास क्या है? देखो लेमन ग्रास, कांग्रेस ग्रास, यूपीएससी पहले पूछ चुका है। मैं भी आपको इस बार स्विच ग्रास के बारे में पूछ सकता है, मिस्कैंथस, एल्गी, ये सब पूछ सकता है। इससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है कि नहीं, आप कंफ्यूज मत होना, यहीं से देख लेना, समझ रहे हो? और सेल्यूलोज बायोमास, और क्या है, व्हीट स्टैक, कॉर्न स्टैक एंड अदर बायोमास लेफ्ट, इससे भी होते हैं। अब देखो, और एक देखो, द प्रोडक्शन ऑफ fuel ethanol from corn in United States is controversial. Why controversial? Because the production of ethanol from corn is 5 to 6 times less efficient than sugarcane. अगर लेस एफिशिएंट है तो इतना प्रोडक्शन यूएसए में क्यों हो रहा है थ्रू कॉर्न? वो भी शुगर केन यूज कर लेते हैं। ये होमवर्क आपके लिए, ओके, ये होमवर्क आपके लिए, आप सर्च करो, यहीं से आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। आप खुद सर्च करो, देखो व्हाई यूएसए इज यूजिंग कॉर्न, जो कि 5 to 6 टाइम लेस एफिशिएंट है। अब चलो, ये हो गया, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64। वर्ल्ड बैंक के, देखो वर्ल्ड बैंक का जो भी रिपोर्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है, कि देखो 2024 में भी वर्ल्ड बैंक डाटा पूछ लिया था, 2023 में भी पूछ लिया था। वर्ल्ड बैंक का डाटा के रिलेटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी ना पुराना क्वेश्चन है, ये नया नहीं है। देखो आईएनएसटीसी ये बेसिक है, और ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन में ये भी करंट अफेयर से नहीं है, ये भी देखो बेसिक है। तो करंट अफेयर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का जो ये रिपोर्ट है ना ये भी बहुत पुराना है, ये ऐसा नहीं है कि 2023, ये 2022 21 इस साल में आया था शायद। देखो क्या पूछा है, वर्ल्ड बैंक warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature के बारे में पूछा है, routinely exceed 35 degree Celsius. Which of the following statement best reflects the implication of the above said report? लिखा है पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर से मैं लिया हूँ, वहाँ पे लिखा था टॉकिंग टू, मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ओके, टॉकिंग टू ब्लूमबर्ग लास्ट मंथ, मिस्टर रविचंद्रन कौन है? टॉप ब्यूरोक्रेट एट कंट्रीज
Earth Sciences Ministry said that India is likely to witness more extreme weather events, including intense heat waves, heavy flooding, severe drought. यहाँ पर क्या लिखा है? वही तो लिखा है ना, हेवी फ्लडिंग, सीवियर ड्रॉट्स। तो सही है ये आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमन से पढ़ो, वो सर्वाइवल ऑफ एनिमल छोड़ दो। ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। क्या पूछा है कि जो ह्यूमन है उनके अफेक्टेड होंगे एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेम वहीं पे ही लिखा है, नीचे आ जाओ। इन सिंपलर वर्ड्स, it's a wet bulb temperature that tells us what point, okay, our body would be unable to cool themselves through sweating। क्या sweating का मीनिंग perspiration नहीं है? समझ रहे हो? यही तो लिखा है, our body would unable to cool themselves through perspiration, okay, risk of fatal heart attack। ओके, तो दोनों ही सही होंगे। अब देखो वेट बल्ब टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर टू व्हिच एयर कैन कूल्ड बाय इवापोरेशन एट ए कांस्टेंट प्रेशर। समझ रहे हो? बस इतना ही है। देखो नवंबर 2022 का रिपोर्ट है, मैं बोल रहा था ना ये भी करंट अफेयर से नहीं है, तो बहुत पुराना न्यूज़ है। बस आपको यहाँ पे यूपीएससी हिंट्स दिया था कि वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है ना उसको देख लो। देखो वर्ल्ड बैंक वार्नड दैट इंडिया could become one of the first places in the world where wet bulb temperature could increase beyond the survivability threshold of 35 डिग्री सेल्सियस। वेट बल्ब क्या है ना, एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके ऊपर एक वेट क्लॉथ रखा जाता है, उसके बाद वो ड्राई होने के लिए छोड़ा जाता है, वही है, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। ओके, कॉन्सेप्ट वही है, एक वेट बल्ब टेक्नोलॉजी, सिंपल। अब चलो, ये हो गया आप लोगों का 65। ये 61 और 68 सेम कॉन्सेप्ट है। फिजिकल डेफिसिट दे दिया है 50,000 करोड़, देन दिया है रिसीव दिया है 10,000 करोड़ सो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ओके, देन दिया है क्या दिया है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी 1,500 करोड़। व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट? देखो यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट पूछा था, देखो यहाँ पर भी प्राइमरी डेफिसिट आपको पूछ लिया। समझ रहे हो? अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है। देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो, देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो यहाँ पर क्या है ना, फिजिकल डेफिसिट इज 50,000 करोड़, और क्या दिया है, नॉन डेट कैपिटल डेफिसिट इज 10,000 करोड़, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फिजिकल डेफिसिट, सो इग्नोर हियर। देखो इसका मतलब दिखाता हूँ आप, देखो अकॉर्डिंग टू माई नोट, फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है ना, ये फॉर्मूला है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल से ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, तो इसका कुछ जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट फिजिकल डेफिसिट दे दिया है, तो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का जरूरत नहीं है 10,000 करोड़, ये नहीं चाहिए हमें। अब देखो इंटरेस्ट पेमेंट कितना हुआ है, 1,500 करोड़। तो फॉर्मूला क्या है प्राइमरी डेफिसिट का, फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। डायरेक्टली दिया है 50,000 करोड़ माइनस 1,500, उसमें से निकल जाएगा आपका 48,500 करोड़, जो कि आपका टोटल बोरोइंग है 50,000। देखो आपको अगर समझ में नहीं आया, मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। चलो देखो, सपोज 50,000 करोड़ ना टोटल बोरोइंग नीडेड, गवर्नमेंट को टोटल 50,000 करोड़ चाहिए। आउट ऑफ दिस 1,500 करोड़ गोइंग टू पास्ट डेट। पास्ट डेट मीन्स मान लो लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,500 करोड़ का कुछ इंटरेस्ट पेमेंट बाकी रह गया था जो कि गवर्नमेंट को देना था, लेकिन वो कहाँ से देगा। तो ये जो 50,000 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है गवर्नमेंट को, ये 50,000 करोड़ से 1,500 करोड़ चला जाएगा पास्ट डेट को।
समझ रहे हो? तो करंट ईयर के लिए कितना बचेगा 48,500 एंड दैट 48,500 इज योर प्राइमरी डेफिसिट, जो कि करंट एक्सपेंसेस के लिए आपका है। जो कि मान लो गवर्नमेंट का न्यू स्कीम हो गया कि एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, कहाँ से देगा? वो जो फ्रेश एक्सपेंडिचर है 48,500 करोड़ यहीं से देगा, बाकी 1,500 करोड़ चला गया पास्ट डेट को। अब समझ में आ गया? फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आ जाओ। देखो, सपोज यू टेक ए लोन ऑफ 50,000, आप 50,000 का लोन लिए हो दिस ईयर के लिए। ओके, आप इस साल के लिए 50,000 का लोन लिए हो बैंक से। आउट ऑफ दिस आपका क्या था ना, लास्ट ईयर आप एक बाइक लोन किए थे तो उसका 1,500 रुपया लोन इंटरेस्ट अमाउंट देना था, लेकिन आप अभी तक नहीं दिए हो। लेकिन आपको 50,000 करोड़ मिल गया है लोन। तो 50,000 जो लोन मिला है आपको, उससे क्या होगा ना, पहले 1,500 रुपये दे दोगे ना, जो पास्ट लोन है आपका, उसमें 1,500 रुपये माइनस कर दो, वो चला गया। तो आपके पास कितना बचा? 48,500 बचा। तो दैट 48,500 इज योर रियल न्यू स्पेंडिंग। समझ रहे हो? पुराना छोड़ दो, रियल न्यू स्पेंडिंग मीन्स आप फ्यूचर के लिए दिस ईयर के लिए कितना खर्चा कर सकते हो? सिर्फ 48,500 खर्चा कर सकते हो। दिस इज द रियल डेफिसिट, इसीलिए इसको बोला गया है रियल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आया? ओके, अगर नहीं समझ में आया और एक बार वीडियो को देख लो। देखो, फिजिकल डेफिसिट इज टोटल बोरोइंग, मुझे टोटल इतना चाहिए, गवर्नमेंट को इतना चाहिए। ओके, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स बोरोइंग, उससे एक्सक्लूडिंग कर दो पास्ट बर्डन्स। ये जो लोन था ना मेरा, ये पास्ट बर्डन था ना बाइक का, उसको एक्सक्लूड कर दो, जितना निकलेगा वही आपका होगा रियल स्पेंडिंग और रियल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आ गया? अब चलो, ये समझ में आ गया। ये जो 10,000 करोड़ दिया है ना, ये इंक्लूडिंग है फिजिकल डेफिसिट में, तो इसका जो जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 50,000 से 1,500 माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। समझ रहे हो? अब चलो, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन देखो, 2023 में आपको ऑलरेडी यूपीएससी ने हिंट्स दे दिया था कि मैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर पूछूंगा, और पूछ भी लिया। देखो 2014 में देखो 2015 में 14 फाइनेंस कमीशन ही पूछ लिया था, इतना पीछे के जाने का जरूरत नहीं है। 2023 में आपको हिंट्स दिया था, मतलब अगर आप नोट बना देते तो ये आपका हो जाता। आप सिंपली अगर उस टाइम भी 15 फाइनेंस कमीशन गूगल में सर्च कर लेते और पीआईबी चले जाते, पीआईबी में ये डायरेक्टली सब कुछ है। टोटल ये जितना देख रहे हो ना, पॉइंट 4 पॉइंट टोटल पीआईबी में दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले क्या दिया है कि इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4,800 crores from the year 2022 to 23 to the year 2025 to 26 for incentivizing states to enhance educational outcomes। एजुकेशनल आउटकम्स के लिए इतना करोड़ ग्रांट्स मिलेगा। देखो 2022-23 ऑलरेडी दिया है, दैट मींस ये 2022-23 का ही न्यूज है। समझ रहे हो? अब दिखाता हूँ आपको। अब देखो, द रिपोर्ट ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन, देखो 2021 का है कि नहीं? 2021 का। अब देखो ये रिपोर्ट में टोटल 1 2 3 4 ना, ये चारों यहाँ से ही पिक किया है यूपीएससी और डायरेक्टली आपको पूछ लिया। अब देखो, पहला ऑप्शन क्या पूछा है? ये पूछा है ना, द 15 फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4,800 करोड़ फ्रॉम 2022-2023 से लेके 2025-26 तक फॉर एनहांस ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स। यही तो पूछा है ना यहाँ पे, फॉर एनहांस ऑफ एजुकेशनल आउटकम 4,800 करोड़। डायरेक्टली सही होगा ये ऑप्शन। समझ रहे हो? अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या पूछा है, 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर विथ स्टेट्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट शेयर कितना लिखा है? स्टेट शेयर 41%। ओके, ऑफ द डिविजिबल पूल। यहाँ पर क्या दिया है? 45%, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, 45,000 crores आर टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ओके, फॉर ऑल स्टेट्स फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब देखो अब क्या लिखा है, 15th Finance Commission has recommended 45,000 crore to keep performance-based incentive for all state agriculture reforms। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो गया ना। अब देखो, it reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance। यहाँ पर देखो, reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance। मिल गया ना आप लोगों को? चारों के चारों यहीं से मिल गया। तो आंसर क्या होगा? 1 3 और 4।
2 इज रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। देखो IBRD के बारे में पूछा है। IBRD इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। तो IBRD 2016 में 2015 में पूछ चुका है डायरेक्टली, ऑप्शन में था, यहीं पे पूछ लिया। देखो ये क्या आपको लगता है करंट अफेयर्स है? करंट अफेयर्स नहीं है, सिर्फ IBRD के बारे में ही पूछ रहा है। IBRD का वेबसाइट चला जाओ, ये सब मिल जाएगा। ये हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 66 को आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स है, लेकिन इकोनॉमी प्योरली देखो, ये जितना भी क्वेश्चन पूछा 2025 में सब बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ रहे हो। IBRD के बारे में देख लेते हैं। देखो डायरेक्टली IBRD का वेबसाइट है, क्या लिखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर लिखा है ना, IBRD इज अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ओन्ड 189 मेंबर्स कंट्रीज लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो, अगर लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है तो ये तो आपको पढ़ना चाहिए था। देखो, प्रोवाइडिंग लोन्स, गारंटीज, risk management products and advisory services to middle income and credit worthy low income countries। ओके, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को? पूछा है क्या इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। यस, देखो लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अब चलो, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, दे वर्क क्लोजली with all institutes of World Bank Group and public private sectors in developing to reduce poverty। देख रहे हो क्या लिखा है, वर्क क्लोजली विथ ऑल, यहाँ सिंगल हैंडेडली लिखा है, ये गलत होगा। ओके, पब्लिक प्राइवेट सबके साथ वो क्लोजली एसोसिएटेड हैं। अब देखो, इट वाज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। यहाँ पर देखो, created in 1944 to help Europe rebuild after World War II। डायरेक्टली IBRD के वेबसाइट में दिया है, मैं वहीं से ही लिया हूँ ये, और यूपीएससी डायरेक्टली वहीं से ही पूछा है आपका जो भी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, द यूपीएससी PYQ इज द बेस्ट PYQ, बेस्ट मॉक। यूपीएससी PYQ के साथ कोई मैच नहीं कर सकता। आप जितने भी मॉक दे दो, अभ्यास दो, जो भी दो, जितने भी कोचिंग सेंटर मॉक दे दो जाके, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दो। मना नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन जाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि वहां पर भी फैन लगा होगा, एसी वैसी नहीं चल रहा होगा, तो आपका एफर्ट वहाँ पता चलेगा कि एक्चुअली में आप कितना एफर्ट दे पा रहे हो। समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 68, आरटीजीएस एनईएफटी। देखो आरटीजीएस एनईएफटी इज बेसिक्स। ओके, ये बैंकिंग सेक्टर का कोई भी मतलब बंदा ये कर लेगा। देखो यहाँ पर आरटीजीएस एनईएफटी क्या पूछा है, in RTGS the settlement time is instantaneous while in case of NEFT it takes some time। देखो यहाँ पर क्या है, इसका डेफिनेशन देखो, रियल फुल फॉर्म देखो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मीन्स व्हाट, इंस्टेंटली हो जाएगा, तो इंस्टेंट लिखा है ना यहाँ पे, रियल टाइम मीन्स व्हाट, इंस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, सेटलमेंट टाइम क्या लिखा है यहाँ पे, देखो सेटलमेंट टाइम इज हाफ आवर टू 2 आवर। ओके, ये 30 मिनट टू 2 आवर लेता है, ये रियल टाइम है। मतलब पैसा भेजोगे, पैसा सडनली पहुंच जाएगा, इंस्टेंटेनियस है। ओके, ये सही होगा। देखो ऑप्शन 2, इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज्ड फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शंस। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर आरटीजीएस में नो चार्जेस फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शंस। देखो एनईएफटी में भी वही लिखा है, नो चार्जेस फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शंस। तो अगर इनवर्ड ट्रांजैक्शन में चार्जेस नहीं है तो ये गलत होगा ना। यहाँ पर क्या लिखा है, आरटीजीएस चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शन व्हाइल नॉट फॉर एनईएफटी, ये गलत है। दोनों में इनवर्ड ट्रांजैक्शन नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड सर्टेन डेज। देखो सेटलमेंट सर्विस अवेलेबिलिटी 24/7 ऑल डेज, 24/7 ऑल डेज, ये आईएमपीएस का भी सेम है, ऑल डेज। तो यहाँ पर कैसे रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा सर्टेन डेज में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों को, कुछ तो करेक्ट पूछा है ना। अच्छा, यहाँ पर करेक्ट पूछा है, दैट मीन्स सिर्फ एक ही करेक्ट होगा यहाँ पर। समझ, ये दोनों गलत होंगे ना, ऑपरेटिंग आवर्स आते जैसा रेस्ट्रिक्शन सर्टेन डेज गलत, इनवर्ट ट्रांजेक्शन है गलत, सिर्फ एक ही सही होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर क्या पूछा है, डायरेक्टली पूछा है कि जो इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड यूपीआई, है ना, कौन से कंट्री हैं जो कि यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखते हैं। देखो 2017 में डायरेक्टली पूछा था यूपीआई के बारे में। अब देखो
दिखाया था आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से आया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है यूपीआई फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्सेप्टिंग यूपीआई पेमेंट्स। ओके, ये देखो 2024 का न्यूज़ है। क्या लिखा है? हांगकांग लिखा है, सिंगापुर लिखा है, भूटान, ओमान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस। अब देखो ऐसे क्या मिल गया हम लोग को? सिंगापुर मिल गया, फ्रांस मिल गया, सिंगापुर मिल गया, फ्रांस मिल गया। अब देखो यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश देख लेते हैं। अब ये टोटल लिस्ट है। भूटान पहले एक्सेप्ट किया था, यहाँ से फ्रांस मिल गया, सिंगापुर मिल गया, यूएई मिल गया, और देखो ना जर्मनी नहीं मिल रहा है, बांग्लादेश नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स बांग्लादेश जर्मनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी इसको याद रखना है चारों को, साइप्रस, कतार, मलेशिया और ओमान। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो एनपीसीआई एक्सपांड्स यूपीआई पेमेंट्स टू मलेशिया, ये न्यूज़ देखो 2025 का है। ओके, तो ये मलेशिया याद रखना, ये चारों याद रखना। और एनपीसीआई वेबसाइट में देखना 8 कंट्रीज एक्सेप्टेंस यूपीआई, ये अपडेट नहीं हुआ है, सही वेबसाइट में अपडेट नहीं किए वो लोग। अब चलो, यहाँ पर हो गया तीनों, दो हो गया ना, तो ओनली तीनों हो गया, यूएई, फ्रांस एंड सिंगापुर, तो ओनली 3 होगा। अब चलो, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। हाँ, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। देख लेते हैं पीएम सूर्यघर, यहाँ पर दिया एम्स टू सेट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड मीन्स वही तो है। देखो ये न्यूज़ 2024 का है। टारगेटिंग 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन, यहाँ पर क्या है, टू सप्लाई सोलर पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ओके, बाय मार्च 2027। देखो अगर यूपीएससी चाहता ना, यहाँ पर लिख लेता बाय 2028, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर लेता, नहीं क्या है वो सिर्फ इतना लिखा है 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इंस्टॉलेशन रेसिडेंशियल सेक्टर्स। हाउस होल्ड लिखा है ना, रेसिडेंशियल सेक्टर सही होगा। अब देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पैक्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स एट ग्रास। देखो एम्स जो होता है ना, यहाँ पर भी एम पूछा है, देखो यहाँ पर भी एम पूछा है। मैक्सिमम एम्स जो होते हैं ना वो सही होते हैं, फिर भी देख लेते हैं। देखो वही पीआईबी से आया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन क्या लिखा है, क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, सेल्स, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस लिखा है ना, तो सही होगा ये। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 lakhs। यहाँ पर क्या लिखा है, एम्स टू क्रिएट अप्रोक्सीमेट 17 lakhs। 70 lakhs इज मोर देन 3 lakhs ना, मोर देन 3 lakhs, तो ओके ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 71, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। गांधी जी ने कब कहा था? चंपारण में, सॉल्ट लॉ में, सेकंड राउंड टेबल और क्विट इंडिया, कब कहा था? अब देख लेते हैं यहाँ पे कब कहा था करके। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच्ड दांडी, पिक्ड अप हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। क्या लिखा है, सॉल्ट लॉ। गांधी जी डिक्लेयर्ड, ये बोला था, द ब्रिटिश रूल इंडिया, दिस द सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, आवर्स इज ए नॉन वायलेंट बैटल। ओके, तो कहाँ बोला थे, सॉल्ट लॉ में बोला था। ओके, तो आंसर इज सॉल्ट लॉ। अब चलो इसके साथ देखो, क्विट इंडिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी यूरिन पैक्ट, पूना पैक्ट, देखो ये सब आपको देखना है। देखो गांधी यूरिन पैक्ट यहाँ पे दिया है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दिया है, तो आपको ये मतलब भूल के भी छोड़ना नहीं है, ये सब पढ़ना है। चंपारण, सॉल्ट लॉ, राउंड टेबल, क्विट इंडिया, पूना पैक्ट, देन एक्ट ऑफ 1935। अब देखो क्वेश्चन 72, द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ कार्नेलियन, क्ले, ब्रोंज एंड गोल्ड। इसको देखते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये दिस इज A4 शीट, सिंगल साइडेड नोट बाय मी, डिटेल नोट ऑफ आईबीसी। आईबीसी का ना कोई भी क्वेश्चन पूछ लो यहीं से ही आएगा। ओके, ऐसा ही नोट आपको बनाना है, ऐसा नोट बनाओ कि आईबीसी का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, यहीं पे, मतलब ऑल एट वन प्लेस। ओके, दिखाता हूँ आप लोग, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो लिखा है ना शॉर्टकट में, इंडस के साइड में लार्जेस्ट आईबीसी,
ग्रेट बाथ, सिटाडेल। देन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बरियल, बियर्ड प्रीस्ट, ब्रोंज डांसिंग गर्ल लिखा है ना, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, पशुपति फिगर इन बिटुमेन यूज्ड एंड हम्प्ड बुल लिखा है ना, ब्रोंज डांसिंग गर्ल। देखो डायरेक्टली वहां से आया है ब्रोंज डांसिंग गर्ल। अगर फिर भी आपको पता नहीं है कैसे करोगे, दिखाता हूँ। यहाँ पर नोट में मैंने क्या लिखा है, आईवीसी, ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, नो आयरन इज यूज्ड, दैट मींस अगर यहाँ पे आईवीसी में पता चल गया आपको दिस इज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, दैट मींस डायरेक्टली ब्रोंज मारो और आओ, और कुछ सोचने का नहीं है यहाँ पे। आईवीसी इज ब्रोंज एज, खत्म। अब चलो 73, who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चोरी चोरा इंसिडेंट। कौन लीगल डिफेंस सपोर्ट किया था जो पीपल अरेस्टेड हुए थे ना चोरी चोरा इंसिडेंट में, जो पुलिस को मतलब ये हो गया था, क्या हुआ था वहां पे, सब इंस्पेक्टर एंड 21 पुलिस कांस्टेबल ट्रैप्ड एंड डेथ हो गया था उनका। ओके, देखो सेटिंग फायर, फायर सेटिंग हो गया। ये कहाँ से है देखो, मदन मोहन मालवीय का ये वेबसाइट है डेडिकेटेड टू मदन मोहन मालवीय। डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करोगे तो यही यहीं पे ही लिखा है। बुक से तो कुछ नहीं मिला यहाँ मुझे, यहाँ पर ही मिला मुझे। देखो क्या लिखा है, व्हेन ही अपीयर इन द हाई कोर्ट इन 1923 आफ्टर द इंटरवल 10 years it was to support the appeal of 170 persons sentenced to death by the session judge of Gorakhpur चोरी चोरा केस, was to support the appeal of 170, that means लीगल सपोर्ट देंगे ना, वो तो एडवोकेट थे। देखो यहाँ पे लॉयर थे ना वो, तो लीगल सपोर्ट देंगे। अगर लीगल सपोर्ट देंगे तो ये है ना लीगल डिफेंस। कौन दिया था, मदन मोहन मालवीय। ये कोई बुक से नहीं है, तो क्वाइट डिफिकल्ट इन एग्जाम हॉल टू सॉल्व दिस। तो आपके साथ ये सीआर दास भी देख लेना है। ओके, ये क्या लिखा है, सैफुद्दीन किजली देख लेना है, ख्वाजा हसन निजामी भी देख लेना है, और जिन्ना के देखो, जिन्ना 14 पॉइंट, ये सब आप लोगों को थोड़ा इस साल देख लेना है जिन्ना के बारे में। अब चलो क्वेश्चन नंबर 74, क्या लिखा है, सब्सिक्वेंट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी। गांधी जी और अनटचेबिलिटी के बारे में पूछा है। देखो अनटचेबिलिटी मॉडर्निस्ट में दिया है आप लोगों को, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेना है अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में है, समझ रहे हो, पूछ सकता है ये। Untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program। देखो क्या लिखा है ना, गांधी जी के बारे में दिया है, अनटचेबिलिटी दिया है, इरेडिकेशन दिया है, हरिजन दिया है, बस खत्म। अब चलो देखते हैं। देखो ये स्पेक्ट्रम है ना, गांधी जी हरिजन कैंपेन एंड थॉट्स ऑन कास्ट, ये स्पेक्ट्रम से है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, Hindu opinion in Bengal was against the acceptance of permanent caste Hindu minority status by the Pune Pact। ये पुणे पैक्ट और ये जो है ना कैंपेन, हरिजन कैंपेन एक ही साथ है, देख लेना स्पेक्ट्रम में। थ्रू आउट हिज हरिजन टूर, सोशल वर्क एंड फास्ट, गांधी स्ट्रेस ऑन सर्टन थीम्स। एक थीम क्या है, ही कॉल्ड फॉर टोटल इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ पे क्या लिखा है, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन। अभी लिखा है ना, हरिजन्स, अनटचेबिलिटी, इरेडिकेशन, लिखा है ना, पूना पैक्ट, यहीं से है, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू पूना पैक्ट। ओके, देख लो। ये आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि वही 1932 के आसपास हुआ था ना, समझ रहे हो, एंटी, देखो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। गांधी यूनियन पैक्ट ये भी उस टाइम हुआ था आसपास। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो दिस इज डूएबल। ओके, अब चलो डायरेक्टली सोर्स आया है स्पेक्ट्रम से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75, papaya, pineapple, guava, how many of the above were introduced in India by Portuguese in 16th and 17th century। अच्छा, देख लेते हैं। अब देखो इग्नू का एक सोर्स से मुझे मिल गया था, यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखो लिखा है 1600 एडी, दैट मीन्स 16 17 सेंचुरी, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया फ्रॉम पोर्तुगाल लाइक स्वीट पोटैटो, एरोरूट, ओके, कासावा। देखो कासावा यहाँ पर दिया है, यहीं से ही पिक कर लिया होगा यूपीएससी और अलग क्वेश्चन दे दिया होगा।
टमाटो, चिल्ली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैश्यूनट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन एंड रबर। यहाँ से भी एक सोर्स मिल गया, और यहाँ पे देखो नेशनल डिफेंस एकेडमी का कोई स्टूडेंट शायद था, उसका एक नोट था, देखो यहीं से मुझे मिल गया है डायरेक्टली। देखो लिखा है, पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस सेवरल अमेरिकन क्रॉप्स लाइक मेज, स्वीट पोटैटो, कैप्सिकम्स, also introduced many new fruits like pineapple, papaya, sapodella and guava। ये तीनों आया है ना, पाइनएप्पल, पापाया, गुआवा, ड्यूरिंग 16-17 सेंचुरी। पोर्तुगीज, पाइनएप्पल, गुआवा, कैस्यू नट, देखो राइट पूछा है, तीनों के तीनों हो गए, ऑल ऑफ द थ्री। समझ आ गया। अब देखो 2024 में पपाया पूछा है, और 2024 में आपको पोर्तुगीज के बारे में भी हिंट्स दिया था, क्वेश्चन 56 और क्वेश्चन 30 देख लेना, सेट है। यूपीएससी ना हिंट्स देता रहता है, बस आपको यूपीएससी लेवल का सोचना है बस। व्हेन द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर मैच विथ योर, देन यू विल इजीली क्रैक द एग्जाम। ओके, याद रखना हमेशा, जब तक मैच नहीं करेगा तब तक क्लियर नहीं होगा आपका। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, क्या लिखा है, ये टाइम जोन के बारे में पूछा है। देखो ये ना एक्चुअली कंफ्यूजिंग है, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे सोर्सेस में देखा हूँ, यूनाइटेड किंगडम का एक्चुअली 9 है, डेनमार्क का 5 है, ओके, न्यूजीलैंड का 5, ऑस्ट्रेलिया का 9 और ब्राजील का 4 है। और पूछा है कि मोर देन 4 टाइम जोन, देखो यहाँ पर ब्राजील का 4 है, तो मोर देन 5 4 तो नहीं होगा, 4 अगर मोर देन और इक्वल टू 4 पूछ लेता तो ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है, और यूपीएससी का आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा ये एक्चुअली आंसर क्या है। फिर भी ये एटलस बेस है, एटलस देख लेते तो ये शायद हो सकता था, समझ रहे हो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 77, Anadir in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days। Okay, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये ही ना, रसिया में क्या है, ये है अनाडिर, एंड यूएस में क्या है, नोम। अब देखो डिफरेंट डे है कि नहीं, सीट फॉर द ब्रेकफास्ट, देखो टाइम जोन कहाँ से गया है, बेरिंग स्ट्रेट से गया है, तो स्टेटमेंट 1 सही होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देखो अनाडिर इन रसिया एंड नोम इन अलास्का आर जियोग्राफिकली क्लोज and separated only by the Bering Strait. However, they lie on opposite sides of international dateline. Ideal. Okay, same clock time, say 8 a.m. in both places. The calendar date would be different. Date would be different, but time will be same. Okay. If it's Monday morning in Anadir, it would be still Sunday in Nome. अगर मंडे इन अनाडिर है तो संडे होगा नोम में। यहाँ पर क्या लिखा है, मंडे इन अनाडिर, संडे होगा नोम में, लेकिन उल्टा लिखा है, ट्यूसडे लिखा है, तो ये रॉन्ग होगा। समझ रहे हो, मंडे इन अनाडिर, संडे इन नोम। देखो मंडे इन अनाडिर, संडे इन नोम, ये संडे नहीं, संडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 इज राइट। ओके, ओनली ऑप्शन 1। ये डुएबल है टाइम जोन के बारे में, क्योंकि ये तो आपने ये तो इमेज देखा होगा आपने, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। देखो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में आपको पूछा है ना, ये यूपीएससी ने 2020-21 में ये हिंट्स दिया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में, और डायरेक्टली ईवी रामास्वामी पूछा था डायरेक्टली। ओके, अब देख लेते हैं, देखो स्पेक्ट्रम से आया है, आपका फेवरेट बुक। During the 1920 in South India, the non-Brahmins organized a self-respect movement led by the E.V. Ramaswamy। आ गया ना डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पर देखे हो तो नीचे देख लेना, अम्बेडकर के बारे में बार बार पूछ रहा है, हिंट्स भी दिया है, तो इस बार पूछ सकता है महत सत्याग्रह, महत सत्याग्रह के बारे में पूछ सकता है रिलेटेड टू अम्बेडकर, याद रखना। देखो अम्बेडकर दिया है ना, बस महत सत्याग्रह याद रखना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 79। कहते हैं कंट्री एंड रिचेस रिसोर्स रिच इन, ओके दिया है मिनरल रिसोर्सेस, बोट्सवाना में डायमंड है क्या, चिली में लिथियम और इंडोनेशिया में निकल। देख लेते हैं,
ये भी देखो करंट अफेयर बेस है। देखो द हिंदू में क्या आया था, बोट्सवाना द कंट्री विद द बिगेस्ट डायमंड्स, बोट्सवाना बिगेस्ट डायमंड्स, देखो बोट्सवाना डायमंड्स करेक्ट है। ओके देन डाउन टू अर्थ में क्या आया था, बूमिंग इंडोनेशिया निकेल इंडस्ट्री फेसेस चैलेंजेस अहेड, इंडोनेशिया निकेल इंडस्ट्री मैच हो रहा है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पीआईबी में आया था, इंडिया साइंस एग्रीमेंट फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोजेक्ट अर्जेंटीना। अब और देखो और नीचे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, अर्जेंटीना इज द पार्ट ऑफ द लिथियम ट्रायंगल अलोंग द चिली एंड बोल्विया, दैट मींस चिली, ये देखो ये जो साउथ अमेरिका है ना, चिली बोल्विया, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल, बोल्विया चिली एंड अर्जेंटीना, मतलब ये तीनों कंट्री में लिथियम मिलता है, तो चिली में मिलता है। ऑल द थ्री आर राइट। ओके अब चलो क्वेश्चन नंबर 80, रीजन और कंट्री दिया है, देखो मालोर्का, नॉर्मंडी और सार्डिनिया, मैच हो रहा है क्या देखते हैं। मालोर्का है स्पेन में, नॉर्मंडी है फ्रांस में, सार्डिनिया है इटली में। अब मैच तीनों के तीनों नहीं हो रहे, ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव होगा। अब देख लेते हैं, देख लो, देखो मालोर्का कहाँ पे है, स्पेन पे है, और ये फ्रांस में क्या है, नॉर्मंडी है। ओके ये है नॉर्मंडी, और देखो ये इटली है, इटली में क्या है, सार्डिनिया विद इन इटली, बस मैपिंग बेस। अब देखो ये कैसे आप गेस लगाओगे, देखो बताता हूँ। 2024 और 2022 में ना आपको दो बार ऑप्शन में इटली आया था, और 2022 में डायरेक्टली स्पेन भी आया था, और इटली और स्पेन एक साथ दिया है, वहां पे देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप विकिपीडिया सर्च कर लेते, मैं वही विकिपीडिया सर्च करके सिर्फ मतलब सिर्फ ये इमेज देखा हूँ, इतना ही देख ले तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता, समझ रहे हो। चलो